आज हम क्लास 9th का भारत का भूगोल एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जो उसमें समकालीन भारत ये क्लास 9 का भूगोल का पाठ्यक्रम पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद पहला जो इसमें टॉपिक है आपका आकार और स्थिति। ठीक है, आकार और स्थिति भारत में है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, वहाँ पर ये विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य वर्ष का है 8.8 अंश 4 डिग्री जो है उत्तर से है। ठीक है, जैसे ये आपका बन गया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये साउथ, ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो 8.8 अंश 4 डिग्री जो उत्तर से और 37 डिग्री 6 अंश जो है अंशांश है। ठीक है, उत्तर। उसके बाद 68 अंश 7 डिग्री पूर्व से और 97 अंश 25 पूर्व डिग्री पर ये स्थित है। कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूह का विस्तार ज्ञात करें। ठीक है, जैसे इसका आकार क्या है, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा जो है रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री जो रेखा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 है। ठीक है, जैसे ये देखिए भारत का मैप हो गया। अब कर रहा है इसमें कि आपका तटवर्ती क्षेत्र ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, और जो फिर उसके बाद कर रहा है समुद्र तट ये वाला हिस्सा। ठीक, और इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम उर्वरित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ठीक है, सकरा। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में जो 2 घंटे का अंतर होता है वो 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि जो है पर पड़ता है। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, ये आपका उत्तर अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो है आर्कटिक महाद्वीप है। ठीक है, एक आपका एशिया हो गया, एक यूरोप, एक यूरोप 2, अफ्रीका 3, उत्तर अमेरिका 4, दक्षिण अमेरिका 5। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7, ये 7 महाद्वीप है। ठीक है, भारत और विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है
भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडिया का मैप है आपका, ठीक है। ये जो है आपका 68 अंश 7 डिग्री, उसके बाद यहाँ से 97 अंश 25 डिग्री। इसकी लंबाई कितना है तो 2935 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो 37 डिग्री 7 अंश 6 अंश है, उसके बाद यहाँ 8 डिग्री 4 अंश। इसका जो लंबाई है किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, वो है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है आपका है 82.5 डिग्री है, मानक या मुत्तरी 82.5, ठीक है। किस किस राज्य से ये गुजरता है 82.5 डिग्री? देखिए, पहला जो है आपका यूपी है, ठीक है। दूसरे नंबर का आपका एमपी हो गया, ठीक। तीसरे नंबर पे आपको जो हो गया छत्तीसगढ़। उसके बाद चौथे नंबर जो आपका है उड़ीसा है, पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपका मानक रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक। देखिए, ठीक। आगे है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, ठीक है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग होता है, देखिए यहाँ से इसी मुंबई से आपका लाल सागर हो गया, यहाँ से ये अरब सागर हो गया, हिंद महासागर, यहीं से फिर ये बंगाल की खाड़ी, फिर हिंद महासागर हो गई, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है सब वायुयान की हिस्सा है, ठीक है। और जो डायरेक्ट करके समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, ठीक है। परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, ठीक है। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं होते। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंग या अंक, एक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। मसाले के मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मानकों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है, ठीक है। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? जैसे भारत के दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो है भारत। कुल कितने उसमें पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में इसमें 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं आपके 8, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 वर्तमान में, ठीक है। और भारत की भूमि की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, ठीक है। एक प्रांत और एक रियासत।
तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, ये है आपके इंडिया का मैप। इसमें क्या है कि आपको बताया गया है कि भारत के कितने पड़ोसी देश और राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले जो थे आपको बताया ना कि पहले 29 राज्य थे, उसके बाद 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, कि वर्तमान में आपका 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं। ठीक है, जैसे जो अभी आपका एक है आपका अंडमान निकोबार, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, उसके बाद दमन और दीव और दादर नगर हवेली एक कर दिए, पहले 2 था, 2 हो गया। उसके बाद लक्षद्वीप 3 हो गया आपका। उसके बाद चंडीगढ़ हो गया आपका, चंडीगढ़ आपका 4 हो गया। उसके बाद आपका पुडुचेरी। ठीक, उसके बाद जम्मू और कश्मीर, इसको 2 भाग में कर दिए हैं, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको एक और है, एक अंडमान निकोबार हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली हो गया। उसके बाद एक दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। ये भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यह अपनी पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा गया है कि भारत कैसे है। ठीक है, अलग दिखाई देते हैं। अगला चैप्टर आपका है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, लेसन 2। इसमें कहा है कि वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप। ठीक है, आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार का भू आकृतियां कैसे बनी। ठीक, अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषता तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यह विभिन्न प्रकार की शैली या शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ शैलखड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के प्रयोगों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैली से बनी होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। ठीक, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावच का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ठीक है, कुछ प्रमाण पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एक कुछ छोटी प्लेट से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एक ऊपरी की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, अभिसंक्रिय, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, और देखिए ये जैसे है आपका, ये आपका अभिसारी परिसीमा है। ठीक है, ये आपका प्लेट हो गया। ये प्लेट, ये छोटा मतलब लंबी प्लेट है, चौड़ी प्लेट है, एक अभिसारी
परिसीमा कहते हैं, मेंटल, ठीक है। उसके बाद ये रूपांतरित परिसीमन है, ठीक है। इसके बाद अपसारी में ये मेंटल है, एक प्लेट और एक तरफ है आपका प्लेट, ठीक है। एक छोटी प्लेट एक बड़ी प्लेट है। तो प्लेटों की विभिन्न गतियां हैं, ठीक है, अलग अलग दिशा। उसके बाद ये भू पृष्ठ की एक भूमि प्लेट है। देखिए ये क्या है कि पूरे विश्व का एक प्लेट है, ठीक है। देखिए जैसे इंडिया यहाँ पर, ये अफ्रीकी प्लेट हो गया, ठीक। ये आपका दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गया, ये उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट, उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद यूरेशियन प्लेट यहाँ पर, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। उसके बाद जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है, ठीक है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, ठीक है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनी धाराओं ने भूप्रपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी है। उत्तर दिशा की ओर प्रभाव के परिणामस्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित है टेथित भू अभिनीति, ठीक है, कि अवसादित चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुई है, ठीक है। गोंडवाना भूमि जो है एक प्राचीन विशाल एक महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, ठीक है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है, ठीक है। आगे है आपका भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूभाग का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, ठीक। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंची या ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेजी से बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय या रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी पहाड़ियों से बनी है, ठीक है। जैसे देखिए आपका भारत की भौगोलिक वितरण भारत की भौतिक प्रकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है, जिसे हिमालय पर्वत, मैदानी पर्वत, उसके बाद
प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, अद्वीप समूह। अब देखिए मैप पे कहाँ पर है, ठीक है, तो इसको हम आपको दर्शा रहे हैं मैप में दर्शा के, ठीक है। ये आपका इंडिया का, ठीक है, मैप हो गया एक प्रकार से, ठीक है। अब हिमालय जो है आपको ये वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक। उसके बाद उत्तरी मैदान हो गया ये वाला, ठीक। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारी वाला हिस्सा हो गया, ठीक। उसके बाद मरुस्थलीय जो देश है, बीच बीच में आपको मरुस्थलीय यहाँ पर, ठीक है, मरुस्थलीय वाला हिस्सा आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक। उसके बाद तटीय मैदान भी हो गया ये, ठीक, ये तटीय मैदान हो गया। उसके बाद जो द्वीप होते हैं यहाँ, लक्षद्वीप जैसे महा, अंडमान निकोबार, ये सब महाद्वीप हो गए, ठीक है। उसी के विषय में चर्चा की। हिमालय पर्वत, ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एक बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, ठीक है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, पश्चिम में भाग अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देश या देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर भी हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका हिमालय है, ठीक है। अब यहाँ जैसे देखिए ऊपर जो है काराकोरम है, उसके बाद क्या है लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद शिवालिक श्रेणी, ठीक है, ये काराकोरम तट रहा है। उसके बाद देखिए अब जैसे ये सुलेमान श्रेणी है, हिंदकुश, अपामी ग्रंथि, ठीक है। और जो नदी जैसे ये ब्रह्मपुत्र है, सांगपो नदी से होते हुए अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, उसके बाद आगे चलता है, ठीक है। ये हिमालय का पूरा पोर्शन है। उसके बाद ये आपको एक हो गया पहाड़ी, उसके बाद ये ऊंचाई है जितनी, मतलब पहाड़ की, हिमालय की, उसके बाद दक्कन पठार की सब ऊंचाई है कितना, जैसे आपका हो गया अरावली श्रेणी, गिर श्रेणी हो गई, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, उसके बाद कैलाश श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और इधर आपका लद्दाख श्रेणी हो जाएगा, जासकर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये आपका पठार, छोटा नागपुर पठार हो गया, ये मालवा का पठार है, ठीक है। उसके बाद जो नदी है, जिस सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी, झेलम नदी, रावी नदी, उसके बाद सतलुज नदी इधर है। यहाँ से आपका यमुना जी, गंगा जी की सहायक नदी, घाघरा हो गया, गंडक नदी, कोसी नदी, चंबल नदी इधर हो गया, ठीक है। माही नदी है, यहाँ ताप्ती नदी, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा गुजरा हुआ और ये हिमालय पर्वत है, ठीक है। और जो भाई शिखर 30 ऊंचाई मीटर, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है, तो नेपाल में है। कितना किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, हाल ही में इसका जो बढ़ा हुआ है 8848.48 है, ठीक है, किलोमीटर। उसके बाद कंचनजुंगा जो है भारत में है 8596 किलोमीटर, सबसे ऊंचा है इंडिया का। मकालू नेपाल का है 8481 किलोमीटर। धौलागिरी नेपाल है 8172 किलोमीटर। नंगा पर्वत भारत है 8126 ऊंचाई मीटर है, ठीक है। इसको अन्नापुर मीटर जो है नेपाल में 8078 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी भारत का है 7817 मीटर ऊंचा है। कामेट ये भारत का है 7756 मीटर। नामचा बरवा ये है आपका भारत में 7756। गुरुला मंधाता नेपाल में है 7728, ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है।
हिमालय के इस भाग को कोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। ठीक है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रे का नाम भारत के उन राज्यों का नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। जैसे देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है। इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से बनी है। ठीक है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मिट्टी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय या हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इन नाम कुछ रखा गया। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तथा स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज या सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। सतलज या सतलुज काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और काली और तीस्ता नदी जो है नेपाल हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदी के असम हिमालय के सीमांक करती है। ये हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता लगाए गए हैं। ठीक है। जैसे आपका जो इसको जो क्षेत्र कहते हैं काली से सतलज। ठीक। सतलज से काली, उसके बाद आपका तीस्ता, फिर काली से तीस्ता। ठीक। तो ये असम का क्षेत्र हो गया काली से तीस्ता। उसके बाद ये जो कुमाऊं का क्षेत्र हो गया। ठीक है। आगे है आपका ब्रह्मपुत्र हिमालय। इस सबसे पूर्वी सीमा जो बनाती है वो दिहांग है। ठीक। महाखंड मतलब गाढ़ जो बनाती है। ये बाद में हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इन्हीं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियों उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है, एक घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नांगा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियों शामिल है। ठीक है। ये देखिए आपको मिजो पहाड़ी है। ठीक। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे यह इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक
उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरित किए जाते हैं। दोआब का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच का भाग जो होता है। ठीक है, जैसे ये नदी जो है, इसको जो बीच का भाग कहते हैं, इसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, दोआब दो शब्दों को मिलकर बना, दो तथा आब तथा पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ मतलब पांच तथा आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, मैदानी या उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, जिसे आपके ये इंडिया हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है आपका पाकिस्तान है। तो पंजाब का मैदान कहा जाता है इसे, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान का होगा। ठीक, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, देखिए जैसे आपका ये इंडिया हो गया, इसके बाद ये यहाँ से आपका सिंधु निकल के आता है। अब इसकी सहायक नदी जैसे झेलम हो गया। ठीक, उसके बाद आपका चिनाब हो गया, उसके बाद रावी हो गया, यहाँ ब्यास हो गया, उसके बाद ये सतलज हो गया। ठीक है, इन नदियों का एक क्रम है। अब किसका ये सहायक नदी है? तो सिंधु नदी का। ठीक है, हिमालय से निकलती है ये। ठीक, और मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार जो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, यह उत्तरी भारत के राज्यों मतलब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बीच या कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की संख्या जो है सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में बांटा या विभाजित किया जा सकता है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटखा का निक्षेपण करती है। इस भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर मिट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इसी पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं अब एवं नदियां पुनः निकल जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह अमन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र तथा बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? यूपी में। ये लखीमपुर खीरी में। ठीक है, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भागर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कांकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार जो एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अप्रवाह के कारण बना था।
तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इसी पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, ये देखिए आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, और एक गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, ठीक है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला ये दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की बलुई तथा थरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार के इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी या अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है, ठीक है। दक्षिण का पठार यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महाद्वीप कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार। आप लोग मैप इंडिया के लिए बैठ के देखिए, मतलब जहां हम बता रहे जैसे जो पठार है कहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद पठार में जैसे आपका सतपुड़ा कहाँ है, ठीक, जिसको महादेव कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है, ये सब आप लोग मैप में देखते रहिए, ठीक है। और मैकाल द श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति से कोई ज्ञात करे। दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर काम ढाला वाला है। इस प्रकार का भाग एक उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग है, ठीक है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट तक समानांतर स्थित है। ये सतत है कि पश्चिम तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, ठीक है। अब पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैली है। या पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं है, ठीक है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी 2695 किलोमीटर तथा डोडा बेट्टा 2635 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्र गिरी है, कितना है 1500 किलोमीटर, ठीक है। यह पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडईनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसे देखिए भारतीय मरुस्थल है, ये लगभग राजस्थान का क्षेत्र होगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता
यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, ठीक है, जिसे दक्कन या ट्रैम्प दक्कन ट्रैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। इसके इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। भारत मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, ठीक है, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और बरकान कहाँ है? अर्धचंद्राकार बालू का एक टीला है, ठीक है। ये नदी बरकान का विस्तार जो बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले जो है भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। एक देखिए तटीय मैदान है, ठीक है। उसके यह यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसे तटीय मैदान जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियां का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण या मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी और पिछड़ा तथा कावेरी इस तटीय विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, ठीक है। जो चीली झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चीली झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा था 2021 वाले 22 वाले 21 और 22 दोनों पूछा था। देखिए बताइए अब यहाँ से एनसीईआरटी के कॉमन चीज से पूछा क्वेश्चन है। चीली का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? ठीक है, इनमें जैसे केरल के मालाबार तट एक प्रायद्वीपीय है। एक केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप या मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था, ठीक है। यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप कहाँ पर है? जहाँ मनुष्य का भी निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी अंडमान तथा दक्षिणी निकोबार, ठीक है। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
इन द्वीपों समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं की बहुत अधिक विविधता में द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवती तथा इन घनों जंगलों की आच्छादित है। ठीक है। और देखिए आपका प्रवाल द्वीप, ठीक है, जिसे प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल राधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स सु आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बायरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है। विभिन्न भू आकृति भूभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करती है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिनसे देश के औद्योगिक में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास एवं अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। अगला चैप्टर आपका है आपका अपवाह। ठीक है। अपवाह तंत्र क्या होता है, ये अगला चैप्टर है आपका 3। ठीक है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की संख्या है। ठीक है। यह भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। इसमें क्या है कि आपको बताया कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकार एवं थाल या साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निवासी या निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। यह एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। अवलोकन पर करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि के जल विभाजक कहते हैं। जैसे देखिए जल विभाजक अलग कर दिया। ठीक है। धारा ए हो गया, ये धारा बी हो गया। ठीक है। ये जल विभाजक है। अब भारत में अपवाह तंत्र क्या है, तो अपवाह तंत्र भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण जो है मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा गया है। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाली हम या हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों से पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्तों को तय करती है। ठीक है। ये आपका है गार्ज। ठीक है। अपवाह प्रतिरूप क्या है, तो एक अपवाह प्रतिरूप वे धाराएं हैं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। ये ठीक है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अंतःस्थल शैल संरचना पर आधारित है। यह द्रुमाकृतिक, जाली नुमा, आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप है। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं
इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित करता है जहां कठोर मुलायम चट्टानों में समानांतर पाई जाती है। यातायात अपवाह प्रतिरूप प्रबल सिंधित शैलियां भूभाग पर विकसित करती है। अरही प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका मुख्य धारा हो गया, ये सहायक नदी हुई। ठीक है, अब जैसे आपका मुख्य धारा तो इसमें से काफी सहायक नदियां निकल गई, इसको क्या बोलते हैं, तो द्विकानुतिक अपवाह। उसके बाद जालीनुमा अपवाह का मतलब देखिए जालीनुमा टाइप, ये अवरोधक सेल कटक होता है। उसके बाद आयताकार प्रवाह, देखिए जैसे जो ये नदी है आयताकार हो गई है और उसके मध्य शिखर जो ऊंचे पे से ढलान नीचे उड़ी जाए उसके अरही अपवाह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका है नदी की विभिन्न अवस्थाएं, समय समय पर कैसे नदियां चेंज होती रहती हैं, उसकी दिशा, जैसे डेल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक, उसको निचला भाग एक गोखुर झील होगी। ठीक, देखिए कट निकल गया। मध्य भाग हो गया है आपका, ये ऊपरी भाग ये नदी के स्रोत हो गए यहाँ से ये विसर्ग पर। ठीक है, तो ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन किया करती हैं। ठीक है, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भाग में नदियां विसर्ग गोकुल झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूरे विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियां का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ठीक है, हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा इनके महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकार इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियां को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र, जैसे सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, इस भाग यह बहुत ही सुंदर दर्शनी कार्य का निर्माण करती हैं। जैसे क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जास्कर, निबूरा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आपस में मिलकर एक पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत सीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किमी लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, जैसे सिंधु जल समझौता जब हुई थी तो सिंधु के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी तंत्र, ये क्या है? तो गंगा
की मुख्य धारा जो है भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकार गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान करके कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलकर हैं। इनकी लंबाई तथा कम इनमें पानी की मात्रा जो है भी कम होता है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के परपक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ये भागीरथी हुगली मतलब जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी या समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से भी जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ठीक है, गंगा की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे अधिक है। ये चित्र में देखिए इसको आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। जैसे अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जो जल का विभाजक है स्थित है वो अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्द में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर जो है 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घाट के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इस दिहांग के नाम से भी जाना जाता है तथा दिबांग, लोहिता, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम ब्रह्मपुत्र का निर्माण भी करता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एक सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बढ़कर एक गुफित नदी के रूप में बहती तथा बहुत सी नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आप ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो यह है आपको प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। ठीक, एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत से अधिक क्षति पहुंचाती है
तो जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है, आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अन्य नदियों के विपरीत जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन होने लाती है। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में की सहायक अपवाह से द्रोणियां आकर या आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। नर्मदा श्रेणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरी गाड़ी से बहती है। ठीक है। तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा श्रेणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। और ताप्ती श्रेणी जो है, ये ताप्ती का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई जो बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों का लंबाई जो बहुत कम है। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुंज, पेरियार है। इन राज्यों के नाम बताइए जहां से नदियां बहती है। आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। गोदावरी श्रेणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियां में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूर्णा, वर्धा, कैनिता या माजरा, वेनगंगा या पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। महानदी श्रेणी क्या है? तो महानदी का उद्गम जो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है 8,860 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी अपवाह द्रोणी जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कायना या घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है। आगे है कावेरी नदी या श्रेणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई जो 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है।
उसके बाद भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, ठीक है। इसे शिव सुमंद्रम, ठीक है, समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बैंगलोर या बंगलोर तथा कालोर या कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आप लोग कमेंट में शेयर करिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे जलप्रपात बड़ा कौन है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ से बहती हैं, ठीक है, जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इसको इसी को ज्ञात कीजिए और दर्शाइए, ठीक है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जो है जल ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जो जल लवड़ी है, केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है और जिसकी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, ठीक है। झील, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकाएं तैयारी की और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती हैं, ठीक है। एक विसर्प नदी जो है बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गयखूर झील का निर्माण करती है, ठीक है। स्पंज या स्पष्ट तथा बार मतलब रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैंगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कलौरी झील, ठीक है। अंतर्देशीय भागों में वाली झीलें जो है कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, ठीक है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, यूपीपीसीएस के। मीठे के पानी को अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है, मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरी शब्दों में ये सब बनी सब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जा सकती है, ठीक है। मिट्टी से हिमानी मार्ग बांध गए हैं। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है, ठीक है। डल झील, भीमताल, नैनीताल और लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। जैसे देखिए लोकटक झील के लोकेशन है, ठीक है, चित्र में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में यह पानी बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झीलों का उपयोग या प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। आसपास के क्षेत्र की जलवायु जो है कि सामान्य बनती है, ठीक है। नदी का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा इन अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट के या तट के नीचे प्राचीन काल से ही आदिवासियों को पानी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। आप लोग आज से धीरे धीरे काम चालू कर दीजिए मैप पे दर्शाने के लिए। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। नदी प्रदूषण, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती है मांग के कारण
इसका गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल जो है लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित करके सकता है। ठीक है। और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जिसे NRCP जिसे गंगा कार्य योजना क्रियाकलापों का पहला चरण जो 1985 में प्रारंभ किया गया था। इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का कार्य समिति ने किया गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति को समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए हैं। ठीक है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बस के 152 शहर शामिल है। ठीक है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषित को कम करने के लिए कार्य किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का हम पहला पार्ट में NCERT क्लास 9th का जियोग्राफी का यहीं पर समाप्त करना है। अगली वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।